गिरता जा रहा, अचानक पेड़ पे अटक गया और सबकी सांस बच गई कि अटका हुआ है। रुको रुको, रस्सी ला रहे, रस्सी जैसी रस्सी पहुंचने वाली थी पेड़ टूट गया। तब पेड़ वो साथ साथ जा रहे नीचे। अब सब परेशान है, क्या करते हैं, मर गया नायक। तो इतने में नीचे गिरते गिरते अचानक एक डाल पे अटक गया, पतली सी डाल है, चर की आवाज आ रही, डाल में टूटने वाली है। अगर टूट गई तो 6000 फीट नीचे जाएगा नायक, नीचे पत्थर ही पत्थर है। ऊपर से रस्सी आ रही है, रस्सी आने में थोड़ी देर है, चर रस्सी आ रही है, इधर चर होता जा रहा है, रस्सी आ रही है, और अंत में डाल टूटी। अब देखिए, भारत की फिल्म में तो रस्सी पकड़ में आ जाएगी, पश्चिम की तो नहीं पकड़ में आएगी, बेसिक बात यह है, आमतौर पर यह अंतर रहता है। इधर डाल टूटी और नायक ने डाल पे जंप किया, उस जंप से डाल टूट गई और इतनी देर में पैर से रस्सी पकड़ ली, क्योंकि नायक सलमान खान मजाक समझते हैं, पैर के अंगूठे से रस्सी पकड़ ली, अंगूठे में घुमा ली रस्सी 2 बार और फिर जंप करके सीधा रस्सी को पकड़ा और फिर ऐसे करते 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 ऊपर पहुंचा। इस बीच में जो था ना कि जिसको बोलते हवा टाइट हो जाना, ऑडियंस की जान निकली हुई है कि भाई बचेगा कि मरेगा, मरेगा कि बचेगा, इसको बोलते हैं द्वंद्व, घोर विरोध, उम्मीद और नाउम्मीदी का द्वंद्व ये हो। और आकस्मिकता भी यही चीज है लगभग कि अचानक अचानक कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी के लिए सिर्फ 2 बात ध्यान रखिए कि अगर किसी रचना में द्वंद्व बहुत ज्यादा है और आकस्मिकता, अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया, इसको बोलते हैं नाटकीयता। नाटक जैसा मजा आने लगता है रचना में। और प्रसाद खूब नाटकीयता से, जैसे प्रेमचंद में नाटकीयता है ही नहीं एकदम। अब देखेंगे वो कोई ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो जाएगा, चीजें बड़े स्वाभाविक रूप से होती है, जैसे जिंदगी में होती है वैसे रचना में होती है। प्रसाद की कहानी पढ़ के आपको जिंदगी नजर नहीं आएगी आम आदमी की, उसमें कुछ खास नजर आएगा, यही प्रसाद की खास बात है। जैसे मैं इनकी 2 कहानियों का जिक्र करता हूँ, इनकी 3 कहानियों का नाम याद रखिएगा, किसी और का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर चौथी रखनी तो ग्राम, मैंने पहले बताया कि पहली कहानी है, बस इतना ध्यान रखिए, ग्राम पहली कहानी है। लेकिन जो मजेदार कहानियां हैं उनमें से एक का नाम है आकाशदीप और एक का नाम है पुरस्कार और एक का नाम है गुंडा। कौन सी 3 है, बोल दीजिए एक बार जोर जोर से। आकाशदीप, दूसरी पुरस्कार और तीसरी गुंडा। अब देखिए प्रसाद कैसी कहानियां चुनते हैं, उनको आम जिंदगी से मतलब नहीं रहता है कि गांव में धनिया को क्या हुआ, पुदीने को क्या हुआ, उनसे मतलब उनको नहीं रहता है। उनका मतलब कुछ खास कहानी, कुछ खास हुआ हो जिंदगी में, वैसी कहानी। जैसे अगर आज वो होते तो बाहुबली जैसी कहानी लिख रहे होते। वो तो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें एक फिल्म आई थी जिसमें एक आदमी है जिसने आत्महत्या करने वाला है, मीडिया में खूब छा गई बात, पीपली लाइव। पीपली लाइव नहीं लिख सकते, पीपली लाइव गोदान का लेखक ही लिख सकता है। और अगर आपने फिल्म देखी ध्यान से तो उसमें गोदान का जिक्र भी आता है, उस फिल्म के अंदर गोदान का जिक्र है। तो आकाशदीप में क्या है, इसकी जो नायिका है, हीरोइन है, इनकी नायिका ही केंद्र में है, नायक तो चंपू टाइप के हैं इनके, चंपा। अब चंपा रोमांटिक है, खूब प्यार करती है अपने प्रेमी से, प्रेमी पे जान छिड़कने को तैयार है। उसके पिता की हत्या हो गई थी बेचारी, पिता नहीं है तो ये भी एक फीचर उसमें है, थोड़ा सहानुभूति आती है उसको लेकर। प्रेमी से इतना प्यार करती है और चाहती है कि उसका प्रेमी खोजे कि किसने उसके पिता की हत्या की, उससे बदला ले। और स्थितियां पलटती हैं, अंत में पता लगता है कि प्रेमी ने ही बाप की हत्या की थी। ये द्वंद्व है। देखिए, जिससे प्यार किया है, जिसके भरोसे हिसाब बराबर करना था, वो खुद ही
दोषी निकल गया। अब उसके मन में आ रहा है कि मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं इसकी हत्या करूंगी। अब मन में द्वंद्व क्या है, जिससे प्रेम है उसी की हत्या करनी है। हत्या करने के भाव से जाती है तो प्रेम का भाव हावी हो जाता है अचानक। प्रेम हावी होता तो हत्या करने की इच्छा हावी हो जाती है, और इसी द्वंद्व में अंततः हत्या नहीं कर पाती। इस मोड़ पर लगे प्रसाद उसको खत्म करते हैं कहानी को। इससे बड़ा तमाशा पुरस्कार में किया है। पुरस्कार की जो नायिका है मधुलिका है। मधुलिका नाम दिव्या में भी आने वाला है, बहुत अच्छा नाम है मधुलिका। तो वो भी प्यार करती है, प्रसाद की हर नायिका प्यार तो करती है, साइड बिजनेस कुछ और हो सकता है, लेकिन प्राथमिक कार्य उसका प्यार करना है। तो प्रेम करती है नायक से, खूब अच्छे से करती है। अब प्रेम करते करते अचानक उसको बहुत अच्छा देशभक्त है, पक्की एक नंबर की देवसेना जैसी, और प्रेम करते करते अचानक पता लगता है कि उसका प्रेमी जो है वो राष्ट्रद्रोही है। आपको एक फिल्म की कहानी याद आएगी, फना। ध्यान है, फना की नायिका जो कि अंधी थी, उससे पता लगता है कि जिससे उसको प्यार हुआ था वो देशद्रोही आतंकवादी है। और अंत में फना की नायिका ने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ शूट कर दिया। प्रसाद की नायिका थोड़ी सी कमजोर इस मामले में लग रही थी, लेकिन बाद में उसने भी ऐसा ही किया। अब द्वंद्व ये है कि मैं इससे प्रेम करती हूँ और ये देश दुश्मन है। देश प्रेम वर्सेस अपना प्रेम, द्वंद्व हो गया फिर से। बहुत लंबे द्वंद्व से गुजरने के बाद अंत में उसने प्रशासन को सूचना दे दी कि मेरा जो प्रेमी है वो देशद्रोही है, प्रमाण दे दिए। गिरफ्तार हो गया, उसको मरना ही होगा अब। फिर राजा ने मधुलिका का सम्मान करने के लिए भरी सभा में बुलाया और कहा, मधुलिका तुमने देश के लिए बहुत बड़ा कल्याण किया, मांगो क्या मांगती हो, पुरस्कार मांगो। प्रसाद की नायिका मजाक समझते हैं। कोई औरतें बोलती है बंगला दे दो साहब, 2 गाड़ी दे दो, मुख्यमंत्री बना दो कहीं का। ये क्या कह रही है, मुझे पुरस्कार में मृत्यु दंड चाहिए। सब सन्नाटा एकदम, ये क्या मांग लिया। और राजा ने पहले कहा मांगो क्या मांगती हो, अब कुछ कह भी नहीं सकता। तो पढ़ के ना भावनाएं ऐसे ऐसे हिचकोले खाती रहती हैं प्रसाद की कहानियों में, ऊप चूप होती रहती है दुनिया, बहुत मुश्किल होता है संभालना उसको। गुंडा कहानी एक 50 साल के आदमी, बनारस नन्हू सिंह नाम का आदमी है, उसकी कहानी है। बोले गुंडा उस जमाने में ऐसे लोगों को बोलते थे जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करने में लगे रहते थे, बलिष्ठ होते थे, मेहनत कश होते थे, और आज की सेंस में गुंडा जिसको बोलते वैसा नहीं होते थे। तो एक तरह से समाज के लिए खूब मेहनत करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ऐसे लोगों को गुंडा कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सारे पैसे खुद लुटाने के बाद समाज के लिए अपनी हर सांस देने को तैयार रहता है। उसके जीवन के द्वंद्व की कहानी है गुंडा। जब भी पूछे प्रसाद की कहानी का, इन 3 कहानियों का जिक्र कर देते हैं। नन्हू सिंह नाम ध्यान से देख लीजिए, गुंडा में जो है कहाँ लिखे, फिर छोटा हो तो आपने छोटा लिख दिया है। ये गुंडा तो यहाँ है, जगह नहीं है ना यहाँ, लिखे कहाँ। नन्हू सिंह फ्रॉम बनारस, ठीक है, ये कहानी के बारे में। अब प्रसाद के बारे में, प्रसाद की कहानी कला के बारे में लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री आपके पास है। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। छायावादी कविताओं और स्वच्छंदतावादी नाटकों में उनका प्रमुख स्थान है ही। कहानियों के अंतर्गत भी उनकी 4 बातें क्या ध्यान रखनी है। पहली बात स्वच्छंदतावादी नजरिया, दूसरी बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मधुलिका का एग्जाम्पल दीजिए, देश के लिए अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, फांसी पर टंगवा देगी उसको। नारी चरित्र महान है, उसके लिए मधुलिका भी है, चंपा भी, उनका नाम बोल दीजिए, कहानियों से एग्जाम्पल देना है तो।
और नाटकीयता उनकी कहानियों में रहती है, द्वंद्व, आकस्मिकता। इसमें आप आकाशदीप पुरस्कार किसी का भी जिक्र कर दीजिए। और असली एक शब्द जिससे आप प्रेमचंद और प्रसाद को अलग करेंगे वो क्या है, उसको देख लीजिए। सिर्फ हमने अभी तक ये पढ़ा कि आधुनिक कहानी वो है जिसमें यथार्थवाद केंद्र में है, न कि आदर्शवाद केंद्र में है। ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा आदर्श का तत्व तो रहता ही है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस पर और आगे समझते हैं एक शब्द को। जैसे हमने कहा कि आदर्शवाद नहीं भाई, यथार्थवाद होना चाहिए, और सबने कहा ठीक है यथार्थवाद होना चाहिए। क्या जरूरी है कि सब लोगों का यथार्थ को देखने समझने का नजरिया एक जैसा ही हो, या अलग अलग हो सकता है? चलिए आप लोग बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको जो भी लगता हो आप बोल सकते हैं। आप बताइए दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? क्लास में बैठना? नहीं, कुछ और है? तो बताइए ना, चुप बैठने से क्या होगा? आप बताएं सबसे बड़ा दुख क्या है? बेरोजगारी है। क्या बोले? पर्यावरण प्रदूषण। यही है, आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा अलग ही जमीन पे रहता है, उसका अलग ही मामला रहता है एकदम। देखिए, घर वाली है, घर वालों, क्या बोला? घर वालों, ये कह रहे घर वालों से दूर रहना सबसे बड़ा कष्ट है जीवन का। यही कहना, घर वालों से दूर रहना। ये कह रही है बेरोजगारी सबसे बड़ा कष्ट है दुनिया का। और बताए चिंता। अब समय आ गया कि आप भी चोगा पहनने, दाढ़ी बढ़ाने और कार्यक्रम शुरू करें। और लिखा हो झांसाराम बापू। और आपके सामने ज्ञान से भरी बातें है। चिंता, अरे चिंता तो दुख है ही, उसका कारण पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा दुख किस वजह से जीवन में होता है ना? दो उत्तर मेरे पास आए हैं, बेरोजगारी और घर वालों से दूर रहना। ठीक है? किसी को समझना, ये सबसे बड़ा दुख है। कहाँ थे अब तक आप लोग? चलिए आप बताएं। उम्मीदों का टूटना, अभी हाल ही में टूटी है लगता है। ये तो एक तो जिस एंगल से बैठे हैं उससे ही लग रहा है कि आप किसी खास उम्मीद से आते हैं, तो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, एंगल से बैठे हैं उसी से लग रहा है। तो उम्मीदों का टूटना, और एक दो रुका दीजिए, मानसिक तनाव, गरीबी और असंतोष, हेल्पलेस फील करना। हाँ, एक और लास्ट बस, किसी बीमारी से जूझना, कोई भी रोग, जैसे प्रेम रोग या राजयक्ष्मा या कोई और क्षय रोग आदि, कोई भी रोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस पर यहीं पर इतना मतभेद है। किसी को बेरोजगारी से बड़ा दुख नहीं लगता, किसी को गरीबी से बड़ा, और जिसको गरीबी बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ रही है वो क्या कह रहा है, किसी को अपनी बात ना समझा पाना। ये रोमांटिक आदमी है, इसको रोजी रोटी की चिंता नहीं है। रोटी पकी है, रोटी पराठा मक्खन रखा है इधर के अंदर। मेरी इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। किसी को मानसिक तनाव का दुख है क्योंकि भौतिक तनाव उसके जीवन में नहीं है। जिसका पेट भरा होता है ना, उसका इमोशनल दुख होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। हाय, मुझे समझ नहीं पाया है, क्योंकि इसकी रोटी रखी हुई है आज के लिए तैयार। रोटी ना हो तो आदमी पहले मेहनत करता है कि रोटी कम से कम कमा लूंगा रात के लिए, उसके बाद दुख खेलूंगा उसके बाद। ऐसे कैसे दुखी होगा? ठीक ऐसे ही जैसे प्रेमचंद जब 8 साल के थे उनकी मां मर गई थी। प्रेमचंद की कहानियों में जो दुख दिखते हैं ना, वो दरअसल सारे प्रेमचंद की अपनी जिंदगी के दुख हैं। 8 साल की उम्र में उनकी मां चली गई। दूध का दाम कहानी पढ़ेंगे तो जो मंगल उसमें मातृहीन बालक है, तो उसका वर्णन पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये
ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। और प्रेमचंद ने एक जगह लिखा भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी बच्चे का माँ के बिना होना है। अपनी जिंदगी का ही दुख है। जब उनके पिता 50 साल के थे तो पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी मां से इनकी बनी नहीं बिल्कुल भी माता। इससे उनकी कहानियों में आप पाएंगे ऐसा दुख कि जहां दूसरा विवाह हुआ तो बच्चे पर क्या गुजर रही है। मन्नू भंडारी की एक कहानी है, एक उपन्यास है आपका बंटी, कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार उपन्यास है, छोटा सा है, इसी थीम पर है। फिर प्रेमचंद ने बेरोजगारी खूब देखी। पिता की मृत्यु हुई तो विमाता, अपनी पत्नी, विमाता के बच्चे, उनका सारा बोझ उनके ऊपर आ गया। अलग योजना पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद ऐसी बात क्यों लिख रहे हैं, भाव स्पष्ट हो जाएगा। फिर प्रेमचंद की जब शादी हुई, 15 साल के थे, उनके पापा ने कहा बेटा शादी करवा दे, बोले हाँ करवा दो। खुद ही अपना तंबू वंबू बनाया, खुद ही मंच वंच बनाया, लकड़ी बांस छील के, बहुत खुश थे मेरी शादी होने वाली। और शादी के बाद, उस जमाने में शादी के बाद पहली बार देखा जाता था पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे। तो शादी के बाद देखा तो जिस रस का संचार हुआ वो श्रृंगारने विभत्स था, यह भयानक रस था। पर उनको ऐसा लगा तो विवाह संबंध शून्य हो गया, बात ही नहीं होती थी पत्नी से। इसलिए अनमेल विवाह या बेमेल विवाह प्रेमचंद के साहित्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रचना में आपको अनमेल विवाह के जिक्र मिल जाएंगे। और फिर बाद में उनको ये लगा कि अब मैं अगली बार शादी करूंगा। उस समय तलाक नहीं होता था लेकिन चोरी छिपे तो हो ही जाता था। उनकी पत्नी भी अपने घर गई तो फिर लौट के नहीं आई लंबे समय तक। तभी वो फिर से शादी करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। अब वो अड़ गए कि अब मैं किसी बाल विधवा से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो विधवा विवाह का समर्थन पहले कर चुके थे प्रेमा में। और अंत में अपने एक परिचित की बेटी शिवरानी देवी से विवाह की, जो बाल विधवा थी, जो प्रेमचंद की पत्नी हुई। इसलिए जब आप गोदान में झुनिया और गोबर का विवाह पढ़ेंगे तो भी प्रेमचंद नजर आएंगे उसके बीच में। तो प्रेमचंद तो गांव के आदमी थे, देहाती आदमी थे। गुल्ली डंडा बचपन में खेलते थे, उनका प्रिय खेल था। इसलिए कहानी भी कौन सी है, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा खेलते खेलते वो एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए प्रेमचंद, गांव के बाकी लोग नहीं बन पाए। इसलिए जब आप पढ़ेंगे मैं और गया, तो मैं कहीं ना कहीं प्रेमचंद खुद ही होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी का ये भाव है। तो प्रेमचंद की लगभग हर कहानी में प्रेमचंद खुद बैठे हुए हैं, और प्रेमचंद गांव के आदमी हैं। इसलिए गांव की समस्याएं, असली जीवन की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं उनके पास केंद्र में है, सामने है। प्रसाद बनारस के आदमी हैं, सुपारी की दुकान चलाते हैं। सुपारी मुंबई वाली सुपारी नहीं कि मैं तेरी सुपारी ले लेता हूँ, उससे मेरी सुपारी ले ली, वो सब नहीं। सुपारी के व्यवसाय में थे, उनका परिवार उस व्यवसाय में था, अच्छा खासा कमाते थे, गरीबी नहीं थी एकदम। और जो गरीब नहीं है वो फिर उसी में रहता है, इमोशंस, भावनाएं, अनुभूतियाँ। और आगे बढ़ेगा दर्शन, मैं क्यों पैदा हुआ, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ये सब लफाजी वही लोग करते हैं जिनका पेट भर जाता है। दर्शन सोचता है पेट भरने के बाद किसी भूखे आदमी से दर्शन की बात करके देखिए, दो मार के भगा देगा वहां से कि पहले रोटी लेके आप कह रहे आत्मा है या नहीं, ये बताओ। कह रहे निकलने वाली है रोटी, दो पहले आत्मा है या नहीं। अरे यार पहले खाना तो खिलाओ। आप नहीं, पहले ज्ञान की बात करो मेरे साथ। ज्ञान की बात कैसे होगी। इसी थीम पर एक बहुत प्रसिद्ध नाटक था टीवी में, उसका एक दृश्य है जिससे आपको इन दोनों का अंतर समझ में आएगा। एक सीरियल था नुक्कड़ नाम का। ये उस जमाने की बात है जब आप लोग या तो हुए नहीं थे या ताज़ा ताज़ा हुए ही होंगे, उस समय की बात है जब आप घुटरूनी चलत वाला खेल हो, घुटनों के बल चल रहे होंगे। उस जमाने की बात है कि एक सीरियल नुक्कड़ नाम का आता था टीवी पे, बड़ा अच्छा सीरियल था। उसमें एक दृश्य था, मुझे आज तक नहीं भूला वो दृश्य। उसमें क्या कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है उसी नुक्कड़ पे। एक नुक्कड़ की कहानी है, एक नुक्कड़ है, 2 गलियों 3 गलियों का मोड़ है, वहां की जिंदगी कैसी, उसी कहानी थी वो।
वहां एक लड़का है जिसका सपना है फिल्मों में काम करना, और संयोग से एक दिन वही फिल्म की शूटिंग हो रही है। उसे काम नहीं मिल रहा फिल्मों में, खूब कोशिश करता रहता है। शूटिंग हो रही है, अचानक पता लगा कि एक एक्टर उस दिन आया ही नहीं, तैयारी पूरी हो गई। तो डायरेक्टर ने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई मिल जाएगा एक्टर छोटा सा रोल करने के लिए। सबने उसको हाँ है ना एक्टर हमारे पास है ना, भेजा उसको। डायरेक्टर ने देखा हुलिया ठीक था, बोले करोगे ठीक, बोला हाँ जी कर लूंगा। अब ये आदमी 4 दिन से भूखा है, इसके पास खाने के पैसे भी नहीं। डायरेक्टर ने कहा कुछ नहीं करना, एक दृश्य है, इस रेस्टोरेंट में जाना है। जाके बोल रहे एक डोसा लाओ, वेटर आएगा डोसा देगा। एक और खाना है, गंदा मुंह बनाना है, ये क्या है, और प्लेट फेंक देनी है। इतना ही सीन है, इतना सा सीन है बस। बोले ठीक है कर लूंगा। अब गया अंदर, डोसा लाओ भाई, डोसा आया, एक और खाया। अब चेहरे पर भाव भाई खा जाऊं, वो वाला भाव ज्यादा आ रहा है कि इतना बढ़िया है और कैसे छोड़ूं इसको मैं, और फेंकना है फेंक नहीं पा रहा। कट नहीं फेंक रहे, अरे सर सॉरी फेंकूंगा, अगली बार फेंकूंगा। पहले बार फिर डोसा लाओ आया, फिर मुंह वैसा बन गया, फेंक ही नहीं पा रहा। 3-4 कट हो गए। डायरेक्टर कह रहा है इतना सिंपल सा रोल नहीं कर पा रहा, तुमको फिल्म का हीरो बनना है, पागल हो क्या? तो नुक्कड़ समझदार है, डायरेक्टर से आप इधर जाओ मेरे पास। बोले मैं इससे एक्टिंग करवाता हूँ, आप 10 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है। उसको ले गया अंदर, ये 4 डोसे लिए थे ना इस बीच में, वो रखे हुए थे। बोला पहले खा ले डोसा, खाया डोसा, तो दूसरा भी खा ले। इतनी भूख थी 4 दिन की, दूसरा भी खा गया, तीसरा भी खा लो भाई, तीसरा भी खा लिया। पेट भर, नहीं चौथा भी खाना है, नहीं पेट भर, नहीं चौथा भी खाना है। चौथा खिलाया, अब यहाँ तक आ गया है, आधा और खिला दिया, अब यहाँ तक आ गया। बोले और खाओगे? बोला अब तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बोले नहीं, अब जाओ एक्टिंग करने के लिए। अब जाके डोसा लाया, एक और खाया, क्या बना के लाया। अब जब पेट भरा होता है उसके बाद सारे विचार दर्शन सब आना शुरू होता है। जब तक पेट ही खाली है कैसी एक्टिंग करे बेचारा। तो प्रेमचंद भूखे आदमी का साहित्य लिखते हैं, प्रसाद पेट भरे आदमी का साहित्य लिखते हैं। और पेट भरा आदमी उन सब में खेलता है कि चंपा क्या करेगी, मधुली क्या करेगी, इस सब में रहता है। भूखा आदमी इसमें रहता है कि अगर पिता की मौत हो गई तो बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। अगर सर्दी की रात में हल्कू सिंह को रहना पड़ गया खेत में, तो उसकी रात में जिंदा कैसे बचेगा। और 2 भूखे आदमी, जिसमें से एक की पत्नी दूसरे की बहू मर रही हो, और उन्होंने पिछले 20 साल से भरपेट खाना ही ना खाया हो, तो उनकी नजर में पत्नी का कफन और भोजन, इनमें ज्यादा महत्व किसका होगा? प्रेमचंद की नजर वहां जाती है। इसलिए प्रेमचंद है। प्रसाद क्लासिक है, पर प्रसाद आम आदमी की नब्ज को छूने में समर्थ नहीं है। तो यथार्थवाद के कई रूप होते हैं, जैसे अभी आपने कहा ना, आप में से कुछ गरीबी बेरोजगारी का संकट है। तुलसीदास छोटे से थे, उनके माँ बाप दोनों मर गए थे, बहुत गरीब थे, मंदिर में रहते थे, जूठा भोजन खा के रहते थे। इससे तुलसी ने कहा है बार बार, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दुनिया में सबसे बड़ा सुख है संत मिलन का सुख। संत मिलन का मतलब अपनी नेचर के अच्छे लोगों से मिलने का सुख। और आप भी पाएंगे जब कोई लाइक माइंडेड व्यक्ति आपको मिलता है ना, कोई दोस्त हो बड़ा अच्छा सा, उससे बात करके जो सुख मिलता है वो सुख किसी चीज में नहीं है। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी जैसा कोई दुख जग में नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने वो झेला हुआ है दुख। और तुलसीदास ने एक जगह आत्महत्या की इच्छा व्यक्त की है। वो शिव से कह रहे हैं कि शिव मैं तुम्हारी नगरी में ही हूं, मुझे उठा लो, मैं मरना चाहता हूं, मेरे जीवन को समाप्त कर दो। इतना दुख झेला उन्होंने।
कबीर ने गरीबी को उतना नहीं झेला जितना वर्ण व्यवस्था को झेला, सांप्रदायिकता को झेला। इसलिए कबीर को पढ़ते हुए लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट निम्न जाति में पैदा होना है, ऐसे संप्रदाय में होना है जहां संप्रदायों के लोग आपको सम्मान न देते हो। इसका मतलब क्या हुआ? यथार्थ को देखने की निगाह सबकी अलग अलग हो सकती है, और इसलिए यथार्थ का जो सबसे पहला रूप प्रचलित हुआ उसको बोलते हैं सामाजिक यथार्थ। और प्रेमचंद जिस यथार्थ को देखने वाले व्यक्ति हैं, वो रास्ता यही रास्ता, समाज के आम व्यक्ति के यथार्थ को देखना, ये प्रेमचंद का रास्ता है, सामाजिक यथार्थ। एक दूसरा यथार्थ जिसको मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थ कह सकते हैं, वो रास्ता प्रसाद ने लिया है। इसलिए प्रसाद जिस सच की खोज कर रहे हैं वो लोगों के दिल और दिमाग के अंदर का सच है। प्रेमचंद जिस यथार्थ की खोज कर रहे हैं वो समाज की सच्चाइयां हैं। और इसलिए प्रेमचंद की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? एक तो स्त्री, एक किसान, एक मजदूर। प्रेमचंद की सबसे बड़ी चिंताएं यही तीन हैं, स्त्री, किसान और मजदूर। इन तीनों की जिंदगी कैसे सुधरे, क्योंकि ये तीनों समाज के वंचित वर्ग हैं। कहीं कहीं विकलांग व्यक्ति का जिक्र आएगा तो वहां भी प्रेमचंद का सहृदयता का भाव दिखेगा कि वो कैसे उसको लेकर चिंतित है। गांवों की पूरी इकोनॉमी को लेकर चिंतित है कि गांव में आदमी कैसे शोषण से खुद को बचा सके, वो चिंता लगातार नजर आती है। और इसलिए एक शब्द और जयशंकर प्रसाद के बारे में ध्यान रखना है कि प्रसाद सामाजिक नहीं, मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थ के लेखक है। और इस रास्ते पर प्रसाद के बाद जो लोग चले हैं उनमें से एक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के अच्छे दोस्त थे। प्रेमचंद ने ही उनको माधुरी पत्रिका में खूब प्रमोट किया था, और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक लेखन के बादशाह माने जाते हैं, शानदार लिखते थे। लेकिन जैनेन्द्र की भी जो रुचि है वो मनोवैज्ञानिक लेखन में है। जैनेन्द्र के अलावा एक लेखक हैं इला चंद्र जोशी। बस ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रसाद के बाद सक्रिय ज्यादा हुए हैं, तो प्रेमचंद प्रसाद युग में नहीं है, उसके बाद के युग में है, लेकिन धारा वही चल रही है। और तीसरे व्यक्ति जो और थोड़ा सा आगे जाके हुए वो अज्ञेय है। अगर आप इनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको मानसिक यथार्थ केंद्र में दिखेगा, न कि सामाजिक यथार्थ दिखेगा। और सामाजिक ढूंढना हो तो प्रेमचंद को पढ़ लीजिए। और प्रेमचंद के युग में ही सामाजिक यथार्थ में एक दो व्यक्ति और भी थे, जिनमें से एक का नाम था सुदर्शन। सुदर्शन की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, हार की जीत, वो एक प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना, प्रेमचंद के समकालीन है सुदर्शन, और प्रसाद के बाद के समय के हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। तो क्या मैं ये समझाने में कामयाब हुआ कि प्रेमचंद प्रसाद युग में यथार्थ की दो धाराएं बन गई हैं? एक तरफ सामाजिक, उस सामाजिक धारा में आगे चल के समाजवादी, जनवादी, आंचलिक, ये सब धाराएं आ जाएंगी, समांतर आ जाएगी, सक्रिय आ जाएगी। और जो प्रसाद वाली धारा है वो आगे चलकर क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक कहानियां और नई कहानियां। ये दो धाराएं छूट रही हैं यहाँ से। स्पष्ट यहाँ तक पूरी कहानी? चलिए, प्रसाद के बारे में इतना जानना अभी काफी है। प्रसाद को बार बार पढ़ना है हमें, कहानी की दुनिया में इतना ही पढ़ना है। अब आइए प्रेमचंद पर। देखिए, हमने साहित्य वाङ्मय से शुरू करके गद्य चुना, गद्य में कहानी चुनी, कहानी पर आगे बढ़े। कहानी का पूरा इतिहास समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे चलेगा यहाँ तक। 1901 से लेकर 2018 तक का इतिहास पढ़ना है आपको कहानी का।
ठीक है, हम अभी 1915 तक पूरा पढ़ चुके थे और 1915 से 1936 का भी हमने लगभग सारा समझ लिया, ये समझ लेंगे थोड़ी देर में। अब करेंगे क्या हम कि यहां से थोड़ी सी लाइन बदलेंगे और 2 दिन बाद फिर से इसी लाइन में घुस जाएंगे। जो लाइन बदलेंगे ये क्या है, प्रेम मंजूषा। तरीका क्या है, पेपर 1 में जैसी एक चीज को पढ़ा उससे जुड़ा हुआ पेपर 2 का हिस्सा पढ़ लेना है। स्पष्ट एकदम। प्रेम मंजूषा पढ़ते वापस लौटेंगे कि इसके बाद हिंदी कहानी कैसे आगे बढ़ी। फिर आएगी नई कहानी, नई कहानी जैसे समझेंगे फिर ट्रैक चेंज कर लेंगे। एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वापस कहानी पर आ जाएंगे और उसके बाद 1-2 घंटे का और बचेगा हिंदी कहानी का इतिहास। ऐसे पूरा करेंगे। आप इस रूट से परेशान तो नहीं होंगे कि रूट बार बार चेंज हो रहा है बीच बीच में, है ना? बता के हो रहा है इसलिए दिक्कत नहीं है, अंत में सही जंक्शन में पहुंच जाएंगे, तनाव। तो प्रेमचंद को हम शुरू करेंगे इस तरह से कि प्रेमचंद पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कवर हो जाए। देखिए प्रेमचंद के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, प्रेमचंद का लेखन काल 1907 से 1936 तक है, लेकिन हिंदी कहानियों की बात करें तो 1915 से 1936 तक है। ये बात आपको पता है स्पष्ट रूप से? ठीक है। जिस पत्रिका में शुरुआती कहानियां छपी उस पत्रिका का नाम था जमाना। जमाना पत्रिका में उनकी सारी शुरुआती कहानियां छपी थी। उनकी सबसे शुरुआती कहानियों में से एक कहानी हिंदी में है, बड़े घर की बेटी। 1910 में संभवतः एक कहानी उन्होंने लिखी थी, बड़े घर की बेटी। तो जब भी कोई आपसे पूछे शुरुआती कहानियों में कोई प्रसिद्ध कहानी कौन सी है तो एक का नाम ध्यान रखिएगा, बड़े घर की बेटी। और सबसे अंतिम प्रसिद्ध कहानी पता ही आप लोगों को, वो है कफन। तो प्रसिद्ध कहानियों की दुनिया में बड़े घर की बेटी से शुरू करके कफन तक की यात्रा, ये प्रेमचंद की यात्रा है। स्पष्ट एकदम। कुल कहानियां कितनी लिखी हैं? 300 के आसपास। और वो कहां संकलित है? मानसरोवर 8 खंडों में। प्रेमचंद के पूरे काल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है 1915 से लगभग 1925 तक, ये सब लगभग में चलता है, गणित नहीं है, साहित्य है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे हिस्से को मोटे तौर पर मान लेते हैं 1925 से 1936 तक। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक प्रश्न जिसका उत्तर किसी जमाने में आपने कुछ दिया था, आज आप उसी प्रश्न का उत्तर कुछ और देते हैं? या उसूलों के पक्के हैं, जो जवाब बचपन में दिया वही बुढ़ापे तक देंगे? चेंज हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का अपने विचारों को बदल लेना, ये पलायन है, दोगलापन है, या मैच्योरिटी का लक्षण है? मैच्योर होने का लक्षण है। और मैच्योरिटी की बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन एक बात है कि मैच्योरिटी आते आते आती है, एक दिन में नहीं आती है। एक लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जीवन में हर समय किसी न किसी वस्तु के लिए जान देते रहते हैं और 10 साल बाद आपको बहुत हंसी आती है कि आप 10 साल पहले किस मूर्खतापूर्ण वस्तु के लिए जान दे रहे थे, लेकिन उस समय भी किसी न किसी वस्तु के लिए जान दे ही रहे होते हैं। बड़ी गहरी बात है। 3-4 साल के बच्चे को देखेंगे तो खिलौने के लिए जान दे देगा अपनी। उसका खिलौना उससे बिना पूछे कोई हाथ लगा के देखे, या कोई दूसरा बच्चा उसकी माँ की गोदी में बैठ के देखे एक बार, फिर उसका तांडव देखिए। लेकिन जब 14-15 साल का हो जाएगा 10 साल बाद, तब कोई उससे कहेगा इस खिलौने के लिए तुम 3 हत्याएं की थी, क्या ये खिलौना हम ले सकते हैं? अरे यार तो ले चलो, अब देख लो भैया, हम डर लगता है, अरे ले जाओ यार, ले जाओ, बच्चे खेलेंगे, हाँ ले जाओ, सारे ले जाओ। अब उसको हंसी आ रही कि पहले तो ना कहा था, इस नकली हाथी के लिए जान दे रहा था, अब वो अपने गैंग के लिए जान दे सकता है। उसके 3-4 दोस्त हैं गैंग में, जो गैंग एज होती है बच्चों की,
फिर 10 साल बाद जैसी कोई जीवन में आया, गैंग भी भूल जाता है। अरे इन लुच्चों लफंगों के लिए मैं जान दे रहा था। कितने घटिया इंसान है ये सब, इनके लिए जान दे रहा था। तुम बच के रहना, बड़े गंदे लोग हैं। अब ये जान दे रहा है किसी और के लिए। तो मैं देखता हूं तो जान निकल जाती है, नहीं देखता हूं तो भी निकल जाती है, क्या करूं। फिर 10 साल बाद 35 का हो गया, अरे यार पागल था मैं, किसके लिए जान दे रहा था। अरे अपना काम समझ लो। अब ये जानकर करियर में ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं डीएम बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, सीएम का सलाहकार बन जाऊं, अब इसके लिए जान दे रहा है। और 10 साल बाद होते तो समझ में आएगा वो भी निरर्थक था। इसलिए मैच्योरिटी आती नहीं है, आती रहती है, आते आते आती है। इसलिए यदि किसी लेखक के बारे में आप ये पढ़ें कि वो पहले ऐसा लिखता था, बाद में ऐसा लिखने लगा, तो ये चिंता की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि लेखक ने खुद अपने आप को ही खारिज किया बीच बीच में। और एक दार्शनिक बहुत बड़े हुए हैं, उनका नाम भी बहुत बड़ा है, नाम है विटगेन्स्टीन। आपने मेरे ख्याल से इनका नाम नहीं सुना होगा। लुडविग विटगेन्स्टीन पूरा नाम था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दार्शनिक थे, बहुत ही अजीब टाइप के व्यक्ति। दर्शन में सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ये थोड़े और ज्यादा थे वैसे। टाइम पत्रिका ने इनको 20वीं शताब्दी के सबसे महान 100 लोगों की लिस्ट में अकेले दार्शनिक के रूप में रखा, इतना महत्व दिया। इनकी सबसे अच्छी बात क्या थी, पहले दर्शन दिया, बहुत तगड़ा दर्शन दिया, जिस दर्शन में कोशिश की कि भाषा और जगत के बीच में 100% ऑब्जेक्टिव संबंधों को डिफाइन कर सकूं। एक अजीब सी कोशिश है, अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, बस संकेत के रूप में समझा। जब इन्होंने लिखा ना, लोग गदगद हो गए, अरे क्या लिखा विटगेन्स्टीन, अरे मतलब गर्दा उड़ा दिया, अरे क्या कर दिया, धुआं उठा दिया, क्या कर दिया। हरियाणा में बोलते हैं धुआं उठा दिया, मतलब धुआं उठा दिया, और बिहार में गर्दा उड़ा दिया है। देखिए भोजपुर में गर्दा उड़ जाता है। जब सब कह रहे थे, ये थोड़ा उधेड़-बुन में थे, लोगों ने क्या हुआ आपको, बोले यार मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी लिखा सारा कूड़ा है, उसको आग लगा देनी चाहिए। वो सारे बेचारे लोटपोट हो रहे हैं उसका पढ़ पढ़ के, कितना मान लिखा है। फिर इसने एक किताब और लिखी और उसकी भूमिका में क्या लिखा, मैं माफी चाहता हूँ, तहे दिल से माफी चाहता हूँ कि मैंने पहले जो लिखा इतना गंदा मैं लिख सकता हूँ, मैं सोच नहीं सकता हूँ, कृपया उसके लिए माफ कर दें। क्योंकि छप गया है तो मैं वापस तो ले नहीं सकता हूँ, उसे मेरी भूल मानकर छोड़ दें। अब मैं सही बात लिख रहा हूँ, और जो गलत लिखा लोग उसको पढ़ पढ़ के एकदम मदहोश हुए पड़े थे। इसलिए लोगों ने कहा कि लेटर विटगेन्स्टीन अर्ली विटगेन्स्टीन से ज्यादा समझदार हो गया है। उसने एक महान सिद्धांत दिया, लोग महानता में उलझ गए, और ये इतना महान हो गया कि वो पहले की महानता को भी तुच्छापन समझ पा रहा था, उसने उसको खारिज कर दिया। एक बड़ी बात है। यही प्रेमचंद के साथ है। प्रेमचंद भी क्या करते भाई, एक जिस बैकग्राउंड से प्रेमचंद पढ़ने लिखने में एकदम गोल्ड टाइप के आदमी थे, गणित का भूत उनको जिंदगी भर सताता रहा। गणित की वजह से इंटरमीडिएट पास ही नहीं कर पाए, हर बार फेल होते थे। अंत में जब सरकार ने गणित को वैकल्पिक विषय बना दिया तब पास हुए, उसको छोड़ के। पढ़ने लिखने में ऐसे थे। 12 साल की उम्र में बीड़ी सिगरेट पीने लग गए थे, और 12 की उम्र में वो सब करने लग गए थे जिसको लेके हम चिंतित थे कि आजकल के बच्चे कर लेते हैं इंटरनेट की वजह से। वो बिना इंटरनेट के ही वो सब कर रहे थे 12 की उम्र। ये प्रेमचंद ने खुद लिखा है अपने बारे में। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में खूब सच बताया अपने बारे में, ऐसे प्रेमचंद ने बताया कि 12-13 की उम्र में यौन जीवन के बारे में मुझे इतनी जानकारियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो बच्चों को नहीं होनी चाहिए, वो थी उनको। कंपनी ऐसी मिल गई होगी ना, कोई साक्षात गुरु मिल गया होगा आसपास। स्कूल के बच्चों को तो यही होता है, गैंग में अगर एक गुरु है तो गुरु सारा ज्ञान देता है, कहीं कहीं से लाके ज्ञान देता है बच्चों को।
तो प्रेमचंद ऐसे नहीं कि बहुत संत किस्म के व्यक्ति रहे, सब ऊटपटांग रास्तों से गुजरे हैं। और जब से उनकी माँ का देहांत हुआ, वे माता ने ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ना ज्यादा स्वाभाविक हो गया उस उम्र में उनका। वो सब उन्होंने किया। फिर लिखने लगे, बीच में पढ़ने का शौक हो गया उनको बहुत ज्यादा। एक नॉवल की दुकान थी, किराए पे नॉवल लेते थे, पर किराए कैसे थे, तो उसी दुकान में नौकरी करते थे ताकि नौकरी के पैसे के बदले नॉवल किराए पर मिल जाए। और 10 से 15 की उम्र के बीच में सैकड़ों नॉवेल्स पढ़ चुके थे। और उसी दौर में सबसे पहली बार कुछ लिखा, इनको लगा लोग बहुत तारीफ करेंगे, तारीफ भी हुई। अपने घर पे रखा कि बाबूजी पढ़ेंगे। बाबूजी ने पढ़ाया नहीं, वो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जब वो घर आए तो बाबूजी थे नहीं और कहानी भी नहीं रखी हुई थी वहां पर। डाउट में थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर लिखने का शौक लग गया। नौकरी में थे ही, इतने में महात्मा गांधी एक बार गोरखपुर आए तो ये भाषण सुनने चले गए 1921 में। महात्मा गांधी बोले, जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि नौकरी छोड़ दें। नौकरी छोड़ दी। उसे 6 दिन बाद नौकरी छोड़ के आ गए ठन ठन भोपाल। फिर पत्रिकाओं का संपादन किया, माधुरी का, जागरण का, फिर हंस पत्रिका निकाली, लंबा स्ट्रगल किया। जो गांधी से प्रभावित होगा वो अपनी प्रकृति में आदर्शवादी होगा ही होगा। इसलिए प्रेमचंद जो शुरुआती प्रेमचंद है, उनके ऊपर आदर्शवाद का ठीक ठाक प्रभाव है। आदर्शवाद। और महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी पूरी भारतीय परंपरा को जैसे पी गए हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि मेरी 2 माताएं हैं, एक पुतली देवी और एक गीता माता। जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, उसको अपनी माँ कहते हैं। जितना मैंने अपनी माँ से सीखा उतना ही गीता से सीखा, इसलिए गीता को बड़ा महत्व देते हैं। और भारतीय समाज में, हिंदू समाज में विशेष रूप से, भाई जैसे मुसलमान हैं कुरान, ईसाई हैं तो बाइबल, यहूदी हैं तो बाइबल का पहला हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट, सबकी एक किताब होती है। हिंदुओं की तो किताबों की कोई लिस्ट है नहीं, लिमिट है नहीं। 4 तो वेद ही हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे उपनिषद हैं, फिर गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, इतने सारे सूत्र भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो लोग अपने अपने हिसाब से काम की बात निकाल लेते, बोलते यही धर्म में कहा गया है। लेकिन पूरे हिंदू समाज की नब्ज अगर एक किताब ने थामी है तो वो गीता है। इसलिए महात्मा गांधी की बातों में हिंदू धर्म का सार बहुत गहराई से दिखता है। जैसे हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन हिंदू समाज में बहुत पुराना विश्वास है, बहुत ही पुराना विश्वास। वाल्मीकि से शुरू हो जाता है कि वाल्मीकि डाकू थे, डकैती करते थे। एक दिन एक ऋषि मिल गया, ऋषि को बड़ा तबाह कर देते हैं। दार्शनिक होते हैं ना, सामने वाले का दिमाग घुमा देते हैं। अच्छा बड़ा डकैती कर रहा था, अपना काम कर रहा था बेचारा आदमी। उसने कहा जो भी है निकाल लो, बड़ा सब कुछ दूंगा, तनाव मत लो, बस एक बात बताओ कि जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप में, पाप किसके लिए कर रहे हो? और अपने परिवार के लिए। बोले ठीक है। क्या इस पाप में तुम्हारा परिवार भागी होगा या सिर्फ तुम भागी हो? और क्यों नहीं होगा? बोले एक काम करो ना, मैं यहीं बैठा हूँ, अपना सामान लेके, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भाग भी नहीं सकता तेज। अपने घर जाओ, पूछ के आ जाओ एक बार। और इसमें क्या है? घर गए, सबसे पूछा भाई मैं जो पाप करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम उसमें भागी हो ना? बोले हम क्यों भागी हैं? तुम पति हो, तुम पिता हो, पैसा कमा के लाना तुम्हारा धर्म है। तुम गंदे तरीके से कमाओगे तो पाप तुम्हारा है, अच्छे तरीके से कमाओ, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। पाप सिर्फ तुम्हारा है, हिस्सेदार हम सब हैं, पाप में नहीं, उससे फल में। अभी लटका हुआ सब मुंह लेके बाहर गए। बाबा जी एकदम पूरे मूड में बैठे हुए थे, उनको पता था ज्ञान क्या मिलने वाला है। पहले बताओ क्या ज्ञान मिला? हो गया हृदय परिवर्तन। माफी चाहता हूँ, अब मैं सत्य रास्ते पर चलूंगा, सत्य कार्य करूंगा। तो भारत के लोगों को बड़ा गहरा विश्वास है कि वो अच्छा ज्ञानी मिल जाएगा ना, हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। अशोक का हो गया, छोटी बात थोड़ा ना, इतना बड़ा राजा है,
कलिंग का युद्ध हुआ तो उससे लाशें देखी नहीं गई। कुरुक्षेत्र रचना पढ़ेंगे तो पढ़ के लगता है कि युधिष्ठिर का भी हो गया था हृदय परिवर्तन। कितने हृदय परिवर्तन भारत में हो गए। एक बुद्ध के चक्कर में पड़ गया था एक आदमी, अंगुलीमाल। 999 हत्याएं कर चुका था, उसका 1000 का टारगेट था। सोचा हुआ था कि 1000 हत्याएं मैं करूंगा और 1000 लोगों की उंगली की माला बना के अपने गले में टांग के चलूंगा। 999 हो गई थी, 1000वां मिल नहीं रहा था उससे कोई। अंत में उसने सोचा कि अपनी मां को मार देता हूं। बुद्ध को कहीं से पता लगा कि अपनी मां को मारने वाला है। बुद्ध को लगा ये ज्यादा गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध उसके पास गए, उसके सामने चले गए। बुद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, अपनी मां को मारेगा, कुछ तो नैतिकता होती है, कुछ तो शर्म कर। अपनी मां को मारना अच्छी बात है। अरे मारना किसी और को मार ले, मुझे मार ले, ऐसे मां को क्यों मारता है? अंगली मार लेगा, ये भी ठीक है, तुझे मार लेता हूं। मां को नहीं मारना चाहिए। भागा उसके पीछे। बुद्ध ने थोड़ा पहले रिहर्सल करवाया उसे ठीक तरीके से। फिर बुद्ध ने थोड़ा दूर हो गया, तुम रुक जा, बात कर ले। फिर मार दियो मुझे, पहले बात तो कर ले, तो बताओ क्या बात है। फिर बुद्ध ने जो ज्ञान दिया 2 मिनट में, वो बन गया, भक्त हो गया। फिर तो अगले बार बुद्धम शरणम गच्छामि। और राजा ताक में था, अंगुलीमाल में तो फांसी पिटाऊंगा। फिर बुद्ध ने राजा को समझाया कि देखो, गलती मान ली है, सुधर गया है। और उसके बाद अंगुलीमाल क्या हुआ है? बौद्ध भिक्षु अंगुलीमाल हो गए।